2023 में लगभग 61,000 बच्चे ऐसे थे जो HIV से संक्रमित थे। HIV संक्रमित लोगों के साथ अमानवीय रूप से भेदभाव की घटनाएं आम बात है, और जब बात HIV संक्रमित बच्चों की हो तो बात और जटिल हो जाती है। ऐसे समय में HIV संक्रमित बच्चों के लिए रहने का घर प्रदान कर उनकी सेवा में तत्पर है एक संगठन। ये डॉक्यूमेंट्री इसी संस्था के बारे में है। आप सभी का स्वागत है इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में, जिसका नाम है संस्कार चिल्ड्रन होम्स। बच्चे, जिन्हें भगवान का रूप भी कहा जाता है, जो भोलापन और निश्चलता का स्वरूप होते हैं, मगर HIV वायरस इन बातों को कहां देखता है। ये मासूम बच्चे जन्म से ही HIV से संक्रमित हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप HIV के कारण इस दुनिया में नहीं हैं। ऐसे बच्चों का इस दुनिया में कोई नहीं। इन्हीं बच्चों के लिए मानवता और स्नेह का स्वरूप बनकर उभरती है हाड़ौती नेटवर्क फॉर पीपल लिविंग विद HIV एड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो इन बच्चों के पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी उठाती है और इन्हें समाज में एक अच्छा स्थान दिलवाने में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। आइए मिलते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े सदस्यों से। मेरा नाम सुरेश जैन है और जो ऑर्गेनाइजेशन है हाड़ौती नेटवर्क फॉर पीपल लिविंग विद HIV एड्स समिति, इसका मैं फाउंडर हूँ और अभी प्रेसिडेंट और डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम संगीता जैन है और 2004 से हम लोग जुड़े हुए हैं संस्था से। और यहाँ पर जो भी केयर टेकर का जो काम होता है, सारा जो हाउस मदर के हिसाब से सारा काम मैं देखती हूँ यहाँ पर, और 24 आवर्स में यही रहती हूँ। मैं डॉक्टर अलका मित्तल हूँ। मैं शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ और लास्ट 10 ईयर से मैं यहाँ पर सेवाएं दे रही हूँ अपनी। मेरा नाम कृष्णा गोचर है। मैं फीमेल नर्स स्टाफ की पोस्ट पे हूँ। मैं अप्रैल 2021 से बच्चों के साथ हूँ यहाँ पे। मेरा नाम है। मैं पहले यहाँ पर इसी संस्था में जैसे बच्चे भी सारे रह रहे, उसी तौर पर मैं भी रहती थी। मैं बहुत छोटी थी तब यहाँ आई थी। लेकिन मैंने 2019 तक अपना स्टडी 12th क्लास कंप्लीट किया और फिर मैं अपनी मदर है उनके पास चली गई थी। 21 में मैं वापस यहाँ मैंने स्टाफ के रूप में ज्वाइन किया। अब मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम रमिता है और मैं 2015 से मतलब यहीं पे रही हूँ और यहीं पे मैंने पढ़ाई करी है और अभी मैं इसी संस्था में अकाउंटेंट का काम जो है वो संभाल रही हूँ। लॉयंस क्लब कोटा स्टाफ प्रेसिडेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। रही बात ये संस्था जो संस्कार निर्माण है जो जैन साहब चला रहे हैं, इनके साथ हम जब से इन्होंने स्टार्ट करी थी तब से हम जुड़े हुए हैं। इनके लिए हम टाइम पे जैसे त्यौहार आते हैं तो उन त्योहारों पे इनके साथ इनको लगे नहीं कि हम अकेले हैं, तो इनके साथ हम पूरा त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। 2004 से लेके 2011 तक जब हम लोग काम कर रहे थे HIV के साथ जी रहे लोगों के लिए, तो हम लोगों ने देखा कि एक टारगेट ग्रुप ऐसा है जिसको कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं और सबसे ज़्यादा परेशानियाँ भी उसी के साथ होती है। वो थे बच्चे, क्योंकि बच्चों का अगर कोई संरक्षक नहीं रहा, माता पिता नहीं रहा, तो उनकी जो रोज़ाना चलने वाली दवाइयाँ हैं, उनकी जो न्यूट्रिशियस डाइट है, उसकी जो शिक्षा है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। उन चीज़ों को हमें देखते हुए हम लोगों ने ये संस्कार चिल्ड्रन केयर होम के नाम से एक अलग से इंस्टीट्यूशनल केयर करना शुरू किया। और अभी हमारे पास दो यूनिट्स हैं, एक बच्चों के लिए और एक बच्चियों के लिए। जो बच्चियों के लिए हैं उसमें अभी हमारे पास 20 लड़कियां हैं जिसका नाम संस्कार चिल्ड्रन केयर होम है, और जो लड़कों वाला होम है उसका नाम संस्कार दी चाइल्ड केयर सेंटर है, जिसमें अभी वर्तमान में 35 बालक हैं। HIV वायरस वाले बच्चे की उनकी जो इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो कमज़ोर हो जाती है। ये वायरस उन्हीं सेल्स को अटैक करता है बॉडी के अंदर जो हमें प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ाती है, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। तो उसकी वजह से क्या है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो वो जब इन्फेक्शन किसी भी चीज़ का अंदर बॉडी में जाता है तो वो बच्चा उस बीमारी के प्रति लड़ नहीं पाता, तो वो बीमारियाँ उसको संक्रमित कर देती। 2002 में जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी मेरे खुद के बेटे की, ट्रीटमेंट वो बार बार दे रही थी लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने HIV का जांच कराया। जब बेटे की जांच हुई HIV की तो बच्चा HIV पॉजिटिव पाया गया। मेरा और वाइफ का भी HIV का जांच करवाया गया, तो
अनफॉर्चुनेटली हम लोग भी दोनों जो हैं HIV पॉजिटिव आए। उस समय एक छोटी बेटी भी थी मेरी जो सिर्फ 6 महीने की थी, उसका भी जांच करवाया गया, लेकिन वो HIV नेगेटिव हैं और अभी भी 20 साल की हैं और बिल्कुल सकारात्मक जीवन जी रही हैं। तो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था उस समय, क्योंकि सुना था HIV क्या होता है, एड्स क्या होता है ना, और जो एक भयावह पिक्चर उस समय उस माहौल में बनी हुई थी वही मेरे भी दिमाग में थी। तो समझ में नहीं आया कि कैसे घर वालों को बताएंगे, कैसे वाइफ को जाके बताऊं। मैं बाहर जाके बैठा और बहुत देर तक अकेला चिंता करता रहा। ब्लड मुझे चढ़ा है पहले, तो एक सोर्स वो हो सकता है। दूसरा, वाइफ जो है वो रूरल एरिया से हैं, जहाँ पर उस समय भी और अभी भी डॉक्टर जो हैं वो एक ही सुई का इस्तेमाल करते हैं। तो मे बी पॉसिबल वो भी एक रीज़न रहा हो, पर डिटेल में हम लोग नहीं गए कि क्या रहा, और संभव भी नहीं है कि हम पता कर पाएँ कि पहले उनको हुआ था या मुझे। और जो मेरा बेटा था 2011 में, जिसकी एज करीब 10 से 11 के बीच में थी, उस समय काफ़ी बीमार था और पैरालिसिस टाइप भी उसको हो गया था। तो एक दिन उसने कहा कि पापा मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, खेलने नहीं जा पा रहा हूँ, स्कूल जाना मेरा बंद हो गया, तो क्यों ना कुछ ऐसे बच्चों को जो फ्री हो उनको आप मेरे पास ले आओ ताकि मैं उनके साथ खेल सकूँ, वो मेरे साथ रहेंगे। वो प्रेरणा जो थी वो बेटे की थी। बेटे की तबीयत जब ख़राब होने लगी और वो कहीं जाने नहीं लगा, तो उसका यही था कि मेरे जैसे बच्चे और भी कहीं बहुत सारी जगह पे होंगे, या वो दवाई नहीं खा पा रहे होंगे, वो अच्छी तरह केयर नहीं ले रहे होंगे, दवाई वगैरह वो खा नहीं पा रहे होंगे। तो ऐसे बच्चे मेरी तरह हैं, तो उनको भी यहाँ पर ला के मेरे साथ में रख सकते हैं, तो मैं भी उनको साथ में खेल कूद सकता हूँ। तो 14 बच्चों से उस समय मैंने शुरू किया, एक साथ हम लोग जो है रहना शुरू किया, एक बिल्कुल फैमिली की तरह हम लोग रहते थे। उसका नाम आदित्य जैन था और दिखने में वो दोनों में मिलता जुलता था, हस्बैंड और वाइफ दोनों में शक्ल आती थी उसकी। और 2 महीने बाद ही अनफॉर्चुनेटली बेटा तो नहीं रहा, लेकिन क्योंकि वो शुरू किया था और बेटे की इच्छा के अनुरूप शुरू हुआ, हम लोग उस पर ध्यान देते हुए उसको आगे बढ़ाते गए। बहुत याद आती है उसकी, बातें होती है तो बातें भी उसकी याद आती है। जैसे कि वो कहता था मम्मी कुछ हो रहा है क्या, जरा कुछ होते ही वो आ जाता, बेटी को घर से बाहर नहीं निकलने देता था, वो भी उसके पास ही रहता था। जरा सी भी बाहर खड़ी होती तो बेटी के लिए नहीं, बाहर खड़ा नहीं होना, बाहर अच्छे लोग नहीं रहते, बाहर खड़ा नहीं होना, चलो अंदर चलो। छोटा था, बाकी दिमाग बहुत था उसके, पढ़ाई में भी अच्छा था वो, और हर चीज़ के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उसकी जो आदतें थी या जिस तरह से वो रहता था, वो मुझे इन बच्चों में देखने को मिलती हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जिस तरह से मैं उसका ख्याल रखता था, पूरी तरह से इन बच्चों का भी उसी तरह से ख्याल रख सकूँ। उसमें भी दिखता है ना, जैसे वो रहता था वैसे ये बच्चे भी रहते हैं, तो इनको देखते हुए उसको भूलने की कोशिश करते हैं कि चलो वो नहीं है तो कम से कम ये बच्चे तो है अपने। एक बार हम लोग जयपुर में भी गए, जयपुर गए तो बेटा एडमिट था, तो वहाँ पर भी बेटे ने बोला कि मम्मी एप्पल खाना। अब एप्पल खाने के लिए पैसा तो होना चाहिए ना, हमारे पास में 100 रुपये भी नहीं थे उस टाइम पे। हम लोग, हमारी जो संस्था होती है जैन समाज की, वहाँ पर गए, उन लोगों ने थोड़ा सपोर्ट करा। हम लोगों ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत इसको रजिस्टर्ड करवाया। गवर्नमेंट के द्वारा 3 साल बाद हम लोगों को फंड भी मिलने लग गया, जिसमें गवर्नमेंट जो है 80 to 90% हम लोगों को रिएम्बर्स कर देती थी। फिर धीरे धीरे गर्ल्स के लिए हम लोगों ने अलग से काम करना शुरू किया, दूसरा होम खोला, और अभी वर्तमान में हम लोगों के पास में जो है 55 बालक और बालिकाएँ हैं जिनको हम ये सेवाएँ दे रहे हैं। मैं यहाँ पर परामर्शदात्री हूँ, काउंसलर हूँ मैं यहाँ पर। मेरे को बच्चों को परामर्श देना होता है, उनकी क्या समस्या है। कभी क्या होता है ना कि बच्चे कुछ ऐसी बात होती है या कुछ भी जो खुल के सबसे नहीं बोल पाते हैं, तो मेरा काम है मैं उनको समझाती हूँ अपनी तरफ लेके, या क्या चीज़ है उनका, क्या मैटर है जो कि वो सबसे नहीं बोल पा रहे, तो वो मुझसे बोल दे, तो उसके ऊपर डिस्कशन हो या उनकी जो भी समस्या है उनका हल कर सकें। मेरी शुरू से यही भावना रहती है, बच्चा अपने आप को
कभी ये महसूस नहीं करे कि मुझे ये बीमारी है। वो नॉर्मल खाना खाए, नॉर्मल खेले, नॉर्मल बाहर घूमने जाए, नॉर्मल उसकी स्टडीज़ एजुकेशन उसकी पूरी हो, उस पर मेरा पूरा फोकस रहता है। हमें पता चला कि एक ऐसी संस्था है जहाँ पे है ना बच्चों को वहीं पे रह के पढ़ाई लिखाई खाना पीना सब होता है। तो फिर उसके बाद मम्मी पापा ने हम लोगों को इस संस्था में दिखाने के लिए पहले लेके आए थे कि कैसे बच्चे रहते हैं, तो उनके साथ में रहना है। तो मैं बिना डर के मतलब बिना रोए, बच्चे रोते हैं लेकिन हम लोग, मैं और मेरा भाई दोनों ही हम लोग यहाँ पे आए रहने के लिए। जब मैं आई थी यहाँ पर तो बहुत छोटी थी, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर देखी जो कि जब मैं घर थी तो मुझे वहाँ नहीं मिल पा रही थी। स्टडी को लेकर देख लो या सब बच्चों को लेकर, वहाँ पर घर पे मैं अकेली थी, मतलब मदर के साथ थी बट थी अकेली। यहाँ पर इतने सारे बच्चों के साथ रहना करना, एक साथ बैठना, उनसे बातें करना अच्छा लगता था। संस्था को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आइए इन चुनौतियों के बारे में जानते हैं। हम लोगों ने 2004 से कार्य करना शुरू किया था और उस समय बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही थी लोगों को बाहर लाने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, फियर था लोगों के अंदर और कोई भी बाहर नहीं आना चाहते। उनके अंदर डर था कि अगर हमारा HIV स्टेटस किसी को पता चलेगा तो हमें सोसाइटी से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस स्वीकारते हुए हम लोगों ने इस संगठन का निर्माण किया, जिसका नाम हमने रखा हाड़ौती नेटवर्क फॉर पीपल लिविंग विद HIV/AIDS समिति। एक्चुअली ये एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें HIV के साथ जी रहे लोगों के द्वारा लोगों के लिए ही काम किया जाता है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हम लोग काम करते हैं। उस समय जो माहौल बना हुआ था लोगों का, जैसे ही पता चलना कि HIV पॉजिटिव हैं, अस्पताल से उसको बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट करते हुए उसको छुट्टी कर देते थे, ट्रीटमेंट नहीं करते थे। मुझे लगा हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। अभी भी कई बार तो जैसे डॉक्टर को भी दिखाने जाते हैं, अब तो वैसे हालांकि समझ में आता है, बाकी बहुत सारे जो होते हैं समझते नहीं है, तो वो भी मतलब उस तरह से जैसे एडमिट करना होता है बच्चे को या कुछ ऑपरेशन होता है तो फिर उसमें भी वो लोग टालने की कोशिश करते हैं। वो लोग कहते हैं कि अभी नहीं होगा, अभी फिर सर्दी में आना या गर्मी में आना या जयपुर होगा, इस तरह से वो लोग अभी भी टालते हैं। तो हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए हम लोगों ने जो है एक संगठन बनाना शुरू किया और धीरे 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 5 साल मुझे लग गए लोगों को ढूंढने में और अपने साथ जोड़ने में। 2007 में जाके हम लोगों ने संस्था का रजिस्ट्रेशन किया जिसको नाम दिया हाड़ौती नेटवर्क फॉर पीपल लिविंग विद HIV/AIDS समिति। बाकी जहाँ जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पर भी हो ही रहा है ये चीज़ें। जब मैंने बच्चों को एडमिशन करवाया था स्कूल में, वहाँ भी हमारे उन बच्चों के साथ भी जो है डिस्क्रिमिनेशन हुआ एक तरह से, कि स्कूल के प्रिंसिपल ने मना कर दिया कि आपके बच्चे HIV पॉजिटिव हैं, हम इनको एडमिशन नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक केस पहले भी हो चुका है जिसमें ये पारित किया था उन्होंने कि इन बच्चों को एडवांटेज देते हुए इनको स्पेशल कैटेगरी में डाल के आपको प्राथमिकता देनी है स्कूल एजुकेशन में इनको। वो सारे ऑर्डर्स भी मैंने उन प्रिंसिपल को बताया, उसके बावजूद वो तैयार नहीं हुए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आपको जो करना है कर लीजिए, हमारे बड़े अधिकारी से बात करेंगे और वो जो कहेंगे वही करेंगे। बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ, फिर मुझे कार्रवाई करनी पड़ी। कार्रवाई करने का सकारात्मक परिणाम रहा और बच्चों का एडमिशन हुआ, लेकिन मुझे करीब 1 महीना लग गया। मुझे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से बात करनी पड़ी, मुझे जो JDA अपना ADR है वहाँ बात करना पड़ा, मुख्यमंत्री तक को मुझे लिखना पड़ा, पोर्टल पे डाला, मैंने कंप्लेंट किया, यहाँ DO साहब को भी लिखा। इतना सब कुछ करने के बाद 1 महीने बाद जो है एक उसका प्रभाव पड़ा। वैसे तो तुरंत ही कुछ दिनों बाद ही एक टेलीफोनिक वर्बली वो आ गया था कि आप बच्चों को ले जाओ, आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि ऐसे चुपके वापस से उसका एडमिशन करा दें। जो मेरे बच्चों के साथ में हुआ वो बाकी बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए, कम से कम इतना तो मैं करूं। उस टाइम पे तो हम लोगों को जैसे कि कोई डोनेशन आ गया तो ठीक है, ये तो जो हमारे पास होता है उसी में हम लोग उन बच्चों का केयर करते थे। मुझे जो भी करना पड़े इसके लिए, चाहे लोगों के सामने जाके हाथ फैलाना पड़े, और मैं फैलाता हूँ, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जो है वो हर चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं कर सकती। बाकी जो हमारे पास में था हम लोगों ने वो पूरा करा बच्चों के लिए, और जो हमारे पास जितना भी पैसा था हम लोगों ने सारे लगा दिया उसके अंदर। जैसे कि पहले ठेला लगाते थे तो ठेले में जो इनकम होती थी बस वही रहता था हमारे पास में। मूंगफली का ठेला लगाते थे, फिर पोहा का ठेला लगाते थे, एक शॉप भी थी किराने की, वो हम लोगों के पास पैसा ख़त्म हो गया तो शॉप भी बंद हो गई थी। फिर उसके बाद में ठेला लगाना शुरू करा था इन्होंने, फिर कहीं जॉब भी करी दुकान पे। बाकी उसमें इतना कुछ बचता था, क्या तो किराया देंगे और क्या खाएंगे और कैसे क्या करेंगे।
तो कई लोगों को भी हमने साथ में जोड़ा हुआ है, वो लोग हमें सपोर्ट करते हैं। तो क्योंकि किसी भी संस्था को रजिस्टर्ड कराने के लिए कम से कम 20 लोगों की ज़रूरत होती है, तो उसमें वही लोग सदस्य हो सकते हैं जो स्वयं HIV के साथ जी रहे हो। ऐसे 20 लोगों को ढूंढ के बाहर लाना, उनको समझाना कि हमें अपने अधिकारों के लिए एक संगठन का निर्माण करना है, वो बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन ये गवर्नमेंटेड बिलोन है, इसको हम कहीं शो नहीं कर सकते ये लोग, फिर भी ये दिन रात इनकी सेवा में लगे रहे हैं बिना किसी प्रॉफिट के, बिना किसी उसके। 5 साल मुझे लग गए 20 लोगों को ढूंढने में, और 2007 में हम लोगों ने रजिस्टर्ड करवाई। ये तो शुरुआत की हमारी सबसे बड़ा चैलेंज था। यहाँ तक ये किसी को बोल भी नहीं सकते कि मैं ये काम कर रहा हूँ, आप आइए ये देखा इस फ़ोटो पे। लोगों से जाके हम जब बात करते थे तो लोग किसके लिए काम करना है, HIV पॉजिटिव लोगों के लिए, एड्स वाले लोगों के लिए। अरे भाई क्या करोगे उनको तुम सपोर्ट करके, क्यों उनको जिंदा रखना है, समाज के लिए एक कलंक है। मतलब कई तरह के मिथ्स है जो कि सामने आ रहे थे और लोगों को भला बुरा भी कह रहे थे। एक ये समझ सकते हैं कि ऊपर वाला साथ देना चाहता था हमारा, और तुरंत ही कुछ ही दिनों बाद ग्लोबल फंड का एक प्रोजेक्ट मुझे मिल गया जो कि सिर्फ और सिर्फ HIV पॉजिटिव लोगों को ही सपोर्ट कर रहा था। GFATM करके एक प्रोग्राम था, ग्लोबल फंड फाइट अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया एंड एड्स। उस प्रोग्राम में हम लोगों को ये एक प्रोजेक्ट मिला। 2008 में हम लोगों को प्रोजेक्ट मिला और हम लोगों ने काम करना शुरू किया मेडिकल कॉलेज के साथ में। सरकारी नीतियों के कारण भी संस्था को कार्य करने में संघर्ष करना पड़ता है। आइए जानते हैं कैसे। सरकार के नॉर्म्स चेंज होते रहते हैं। पहले था कि लड़के लड़कियां साथ रह सकते हैं, बाद में हुआ कि लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं रह सकते, आपको लड़कियों को अलग करना पड़ेगा। वापस से लड़कियों का फंड बंद हो गया, सिर्फ लड़कों का ही फंड हम लोगों को मिल रहा था। और वापस से गर्ल्स के लिए भी हमें नया रजिस्ट्रेशन करवाना था, लेकिन जो सरकार की मांग थी कि आपके पास जो है 8000 स्क्वायर फीट का जगह होना चाहिए, तभी आप ये शुरू कर सकते हैं। मुझे 3 साल वापस से लग गए ऐसी बिल्डिंग ढूंढने में जो कि 8000 स्क्वायर की फीट की हो और मेरे बजट में आ भी जाए। लेकिन कहते हैं ना कि कठिनाइयों में या अच्छे काम में परेशानियां तो आएगी ही सही। अभी सरकार ने नए नियम निकाल दिए कि आपके पास, अगर शुरू में था अभी 2 साल पहले कि 80% बच्चे अगर आपके पास है तो ही हम आपको फंड देंगे, वरना नहीं देंगे। 80% का मतलब यहाँ पर है कि मेरी जो मान्यता है, सैंक्शन लिमिट है, वो 50 गर्ल्स की है और 50 बॉयज़ की है। अगर 50 में से मेरे पास 40 लड़कियां हैं तो ही मुझे उनके लिए अनुदान मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ऐसे ही लड़कों के लिए था, और हमारे पास उस समय जो है 80% नहीं हो रहा था, तो काफ़ी चैलेंजेस आए फंड को सरकार से लेने में। अभी भी यही रूल्स लागू है, लेकिन उसको थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है कि 80% नहीं तो आपके पास 40% बच्चे होने चाहिए। गाँव के हैं तो कुछ समझते भी नहीं है बच्चे जो गाँव के आते हैं। अभी जैसे एक बच्चा आया है 3 साल का, ना तो बोलना आता है उसको, ना कुछ कहना आता है, तो उसको भी हमें समझना पड़ता है, और उसको समझने के बाद में उसकी जो इच्छाएं होती है वो पूरी करते हैं हम लोग। कई तरह की कठिनाइयाँ आती है, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं। जैसे कि बच्चों के अभी जैसे बिल्डिंग है तो किराए पे, आज यहाँ है तो कल वहाँ है, जैसे कहीं से ऐसी बिल्डिंग हो ताकि बच्चे एक जगह पे रह सके। जब किसी को HIV संक्रमण के बारे में पता चलता है तो उसे सबसे ज्यादा किस बात की जरूरत होती है, हमें सुरेश जी ने बताया। सही, सबसे बड़ा जो परेशानी किसी भी HIV पॉजिटिव व्यक्ति के जीवन में आती है, तो सबसे पहली बार होती है कि जैसे ही उसको पता चलता है कि वो HIV पॉजिटिव हैं, तो जो डर उसके अंदर होता है कि अब मेरी लाइफ ही ख़त्म हो गई, अब मैं क्या करूँगा, परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। और पुराने वाले समय को जब मैं याद करता हूँ तो मुझे याद है कि कोई भी समझाने वाला या बताने वाला व्यक्ति नहीं था, उस व्यक्ति को मोटिवेट करने वाला कोई नहीं था। लेकिन उस समय से आज के समय में देखें तो काफ़ी परिवर्तन है। हम लोगों ने जो इतना काम किया है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कई तरह की हम लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं, गांव-गांव जाके हम लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं, ट्रकर्स के साथ में किए हैं। जहाँ भी हम लोगों को लगता था कि यहाँ भीड़ है, वहाँ हम लोग खड़े हो जाते थे 4-5 लोग और इसके बारे में अवेयर करना लोगों को शुरू कर देते थे। सबसे पहली जो उसको ज़रूरत होती है वो होती है पीयर सपोर्ट, कि उसको कैसे बताया जाए कि अब उसका जीवन कैसे आगे सकारात्मक रूप में चल सकेगा। और हमारा जो व्यक्ति वहाँ पर बैठा हुआ है वो स्वयं HIV के साथ जी रहा है। वो अपना उदाहरण देते हुए उन लोगों को समझाता है कि अब आगे आपको क्या करना है। कि हम लोगों को HIV पॉजिटिव होने के बाद भी 95% जो है हम उसको पूरी तरह से बचा लेते हैं कि अब उसकी जो है HIV की वजह से कम उसकी डेथ नहीं होगी।
संस्था ने अनेक बच्चों का जीवन सकारात्मक रूप से बदला एवं कई बच्चों को तो मृत्यु से भी बचाकर जीवन दान भी दिलवाया। आइए जानते हैं कैसे। गॉड कुछ लेता तो कुछ देता भी है गॉड। तो इनको गॉड ने दिया है ड्राइंग्स में स्किल ज़बरदस्त है, इनकी डांसिंग स्किल इनकी ज़बरदस्त है, सिंगिंग, मतलब कुछ ना कुछ गॉड ने इनको गिफ्ट दिया है। और करीब 100 बच्चों को हम लोग वापस से समाज में रीइंटीग्रेट भी कर चुके हैं, जो बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी रहे हैं और कहीं ना कहीं अच्छा जॉब भी कर रहे हैं। अभी अपने यहाँ पर थी बच्ची, तो उसने अभी शादी कर ली है और अभी एक लड़की भी हो चुकी है उसके, और अच्छी ज़िंदगी जी रही हो, फैमिली के साथ में रह रही है और अच्छी सी लाइफ है उसकी भी। इसी तरह का एक केस के बारे में हमको पता चला। एक बच्ची है जिनकी मदर और फादर दोनों ही डेथ हो गई, उसको केयर करने वाला कोई नहीं रहा और उसके जो रिलेटिव्स थे उनके अंदर भी डर हो गया। इस मिथ्स की वजह से उन्होंने उसको एक कमरे में बंद कर दिया, ट्रीटमेंट स्टॉप कर दिया और खाना वगैरह भी दूर से देने लगे। उसका इलाज जब बंद हो गया तो मेडिकल कॉलेज से जहाँ से इलाज चलता है वहाँ से हम लोगों को सूचना मिली कि ये बालिका है जिसका ट्रीटमेंट बंद हो चुका है। हम लोगों ने संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उन लोगों ने नहीं मिलने दिया। लेकिन गांव की तरफ से हम लोगों को पता चला कि उस बच्ची की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। हम लोगों के पास पावर नहीं है कि हम किसी भी फैमिली से बच्चे को उठा के ला सकें। उसकी गोपनीयता तक हम लोग किसी दूसरे को नहीं बता सकते कि वो HIV पॉजिटिव हैं। लेकिन जान बचाने के लिए हम लोगों ने मजिस्ट्रेट को बताया, जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबर होते हैं उनको सूचना दी, क्योंकि बच्चों के सर्वोत्तम हित में वो काम करते हैं। उनके पास पावर होता है प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट का। जैसे ही उनको हमने सूचना दी उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया उस बच्ची की जान बचाने में। 2 मजिस्ट्रेट खुद अपनी गाड़ी लेके उस गांव में गए, उनकी घर वालों से बात की, वो नहीं माने, लेकिन उस बच्ची को फिर वो अपने अधिकार में लेते हुए लेके आए। और जब यहाँ लाए तो उन्होंने खुद ने ये कहा कि इसकी कंडीशन इतनी वीक है, क्या जैन साहब हम इस बच्ची को बचा पाएंगे? उनका बचाना तो वही ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन हम इसकी सेवा ज़रूर करेंगे। उन्होंने तुरंत से हमें ऑर्डर दे दिया यहाँ रखने का। बच्ची को हमने एडमिट करवाया, जांचें करवाई जितनी भी थी, जो इन्फेक्शन उस समय उसको हो रहे थे, अलग अलग विशेषज्ञों से मिलके हमने उसका सारा ट्रीटमेंट करवाना शुरू किया। वही परिणाम हुआ कि 1 महीने के अंदर वो बच्ची बिल्कुल स्वस्थ हो गई और आज भी वो 3 साल हो गए उस बच्ची को, बिल्कुल स्वस्थ है, अच्छा जीवन जी रही है। और वो उसके जो रिलेटिव जिन्होंने उसको एक कमरे में बंद कर दिया था, उनको भी हमने कुछ वीडियोस और फोटोज़ उनको भेजे, तो वो भी काफ़ी खुश हुए और उन्होंने भी इच्छा की कि हम बच्ची को कुछ दिन के लिए घर ला सकते हैं क्या। वो लेके भी गए हैं, 7 दिन बच्ची उनके साथ भी रख के आई हैं। और जो मजिस्ट्रेट साहब हैं और मैडम हैं उनको भी बहुत अच्छा लगता है जब भी वो वीडियोस और पिक्स देखते हैं बच्ची की, हमने जीवन में ये एक बहुत अच्छा काम कर लिया कि इस बच्ची की लाइफ बचा दी। अभी एक बच्ची और अभी यहाँ से गई है, तो अभी दिवाली के बाद में उसकी शादी है। जो लड़का यहाँ पर रहता था उसी लड़के के साथ में उस लड़की की भी एंगेजमेंट हुई है और अभी दिवाली के बाद शादी है उसकी। और लड़की भी अच्छी है, अभी वो घर गई हुई है। और उसकी जो एक सिस्टर है वो यहीं पे है और एक भाई है वो भी यहीं पे अपने। संस्था से जुड़े सभी सदस्यों ने GGII के इस प्रयास की खूब सराहना की। जहाँ कई केसेस भी हमारे पास होते हैं और हम मीडिया तक वो चीज़ पहुँचाते भी हैं, लेकिन हम कई बार उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि नाम, पता और उसका पहचान नहीं आना चाहिए। बाकी चीज़ें जो समस्या उसके साथ है वो तो आप समाज को बताओ, जो सरकार की तरफ से जो कमी आ रही वो तो आप उजागर करो। लेकिन हम लोगों को मीडिया की तरफ से जो है इतना अच्छा सपोर्ट मिल नहीं पाता है। मैं बहुत ही आभारी हूँ, धन्यवाद देना चाहूँगा, साधुवाद देना चाहूँगा GGII टीम का कि वो इतनी दूर से हमारे पास आए, हमारा जो इश्यूज़ हैं उसको समझा और इसे एक बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुँचाने में हमारा मदद करेंगे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। GGII टीम को, आप पूरी टीम को मैं तहे दिल से, हृदय गहन तल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने इन बच्चों के लिए और इस संस्थान के लिए सोचा और यहाँ पे आके अपना कीमती समय देकर एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाई है। GGII टीम के बारे में मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पूरा दिन हम लोगों के साथ में बिताया और सारी बातें अच्छे से सुनी। डॉक्यूमेंट्री ये सारी बना रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। अभी एक लिमिट्स हैं हमारी कि हम कुछ ही काम कर पा रहे हैं। मेरा विज़न है कि 5 साल के अंदर अंदर संस्था की अपनी खुद की एक बिल्डिंग हो। आज हमारे पास जो भी ये केयर होम चल रहे हैं बच्चों के, ये किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं, जहाँ हमें
प्रति महीना 1 लाख रुपए तो किराया ही देना पड़ता है। हम सरकार से मिलेंगे, UIT से मिलके ज़मीन लेके और भवन तैयार कराएंगे। सबसे पहले ये मेरा विज़न है कि बच्चों के लिए उनकी खुद की ज़मीन हो, खुद का घर हो, जिसे वो अपना कह सके। हमारी तो यही सोच है कि बच्चा अच्छा पढ़े और अच्छा आगे बढ़े, और जहाँ तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिले तो यहाँ पर रह के भी जॉब कर सकता है। इसके अलावा जैसे बिल्डिंग है तो बिल्डिंग भी घर की हो तो ज़्यादा बेहतर हो के इधर उधर जाना नहीं पड़े बच्चों को। मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ से जो बच्चे आ रहे हैं वेल एजुकेटेड होके अपने पैरों पे खड़े होके जॉब करें, अपने डिपेंडेबल, और वो खुद इस तरह के बच्चों के लिए सर्वाइवर बने। मतलब मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जितनी भी ये भ्रांतियाँ हैं, भेदभाव जो होते हैं HIV वाले लोगों के साथ, ये नहीं होना चाहिए। जैसे अभी स्कूल वगैरह में हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, फ्रेंडशिप वगैरह हम लोग करेंगे, हम लोग के दोस्त को अगर पता चलेगा कि ये HIV पॉजिटिव है तो उन लोगों को मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि इस बीमारी से या इस वायरस से, बीमारी तो क्या ही बोलूँ, वायरस है एक तरह से, हमें बीमारी तो है ही नहीं, वायरस है हमारे अंदर। ये वायरस से उनको कुछ भी नुकसान नहीं होगा, ताकि वो हमसे फ्रेंडशिप करके रहे, हमारे ये जो जीवन है चलने में आसानी हो। बस हमको आम नागरिक को यही बताना है कि भाई इनसे, बच्चों से मिलने से, हाथ मिलाने से, इनके पास जाने से, इनको छूने से, इनका पसीना अगर टच होता है तो उससे, या इनकी लार से, ऐसा जनरली इन्फेक्शन कुछ भी नहीं फैलता है ना। बच्चा कोई खांस रहा है तो भी नहीं फैलता है, हवा से नहीं फैलता है, पानी से नहीं फैलता है। ऐसा नहीं है कि उनके होम में ही नहीं जाए, उनके कमरे में भी नहीं जाए, वायु से नहीं फैलता है, पानी से नहीं फैलता है। ये एक वायरस है, इसमें इतनी से कोई बड़ी बात नहीं है। सामान्य जैसे अब हम लोग हैं वैसे ही दूसरे हैं, खाना पीना रहना सब चीज़ वही होती है, ऐसा कुछ अलग नहीं होता इसमें। जैसे कि जो भी बच्चों के साथ में या बड़ों के साथ में, किसी के भी साथ में भेदभाव हो रहा तो भेदभाव को छोड़ो, HIV से भेदभाव छोड़ो। GGII की डॉक्यूमेंट्री सीरीज में आज इतना ही। फिर आपसे भेंट होगी किसी और प्रेरणादायक विषय पर। तब तक के लिए पूरी GGII की टीम और मुझे यानी हिमांशु शर्मा को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।